एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 2 ख़त्म हुआ था। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे इसमें दिखाते हैं कि किम डैन जेन को हांग सांग को मारने के लिए मना करती है, क्योंकि जेन हांग सांग को गोली मारने के बाद खुद को भी गोली मार देगा। लेकिन जेन उसकी इस कहानी पर पूरी तरह यकीन नहीं करता, क्योंकि हांग सांग जिसे भी किडनैप करता है वो उसको मारता ज़रूर है, तो फिर उसने आह्युन को क्यों नहीं मारा। इसी वजह से जेन किम डैन की बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन किम डैन जेन के लिए बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि इस बार वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती और वो इस केस को बहुत पर्सनल भी ले रही थी। इसलिए किम होकी उसके ऊपर गुस्सा कर जाते हैं। वो बस यही चाहते हैं कि किम डैन आह्युन के केस से दूर रहे। उधर जूहामिन आह्युन से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके फादर भी थे। वो उन्हें किसी डील के बारे में कहता है जिसमें बैक तो ग्यू भी शामिल होता है, लेकिन उसकी तरफ से डील को फाइनल करने के लिए उसे और टाइम चाहिए था। इससे पहले वे चाहते हैं कि उनकी बेटी पूरी तरह ठीक हो जाए। फिर जूहामिन आह्युन से पूछता है कि उसके साथ 128 दिनों में क्या हुआ था। अगर वो सब कुछ बता देगी तभी इस केस में प्रोसिक्यूटर होने के नाते जूहामिन उसकी हेल्प कर पाएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती। इधर जेन अपनी बहन को याद करके एक जगह पर डिनर करने जाता है। वहाँ पर वो अपनी बहन के साथ में अक्सर जाया करता था। जब जेन काफ़ी ड्रिंक कर लेता है तो उसे अपने सामने अपनी बहन दिखती है। उसे लगा कि सुइन सच में उसके सामने बैठी है। जेन आज भी सुइन को नहीं बुला पाया था। दरअसल उसे आज भी बहुत पछतावा होता है। अगर वो अपनी बहन का ध्यान रखता तो सुइन आज जिंदा होती, और वो हांग सांग को जल्द से जल्द पकड़ना भी चाहता है ताकि वो सुइन को इंसाफ दिला सके। इसलिए अब जेन आह्युन और बाकी की गायब हुई 3 लड़कियों के केस में किम डैन की हेल्प करता है ताकि वो हांग सांग को पकड़ सके। और जो किम डैन ने देखा था उससे ये भी साबित हो जाएगा कि वो सही बोल रही थी या फिर गलत। फिर वे दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां पर किम डैन को सस्पेक्ट की पोटी मिली थी, और गायब हुई आखिरी लड़की भी वहीं पर रहती थी। वो मेडिकल की पढ़ाई भी कर रही थी। उन्हें उसके घर से एक कपड़े पर सिलाई लगी हुई मिलती है, इसलिए जेन को पूरा यकीन हो जाता है कि वो लड़की अब भी जिंदा होगी। फिर उन्हें वहाँ पर एक डायरी मिलती है जिसमें वो लड़की अपने पूरे दिन में जो भी होता है उसके बारे में लिखती थी। उसके ऊपर बहुत कर्जा भी था, इसलिए वो डिप्रेशन में चली गई थी और 1 महीने तक उसने डायरी में कोई भी एंट्री नहीं की थी। उसके बाद उस लड़की ने दोबारा डायरी में अपना रूटीन लिखना शुरू कर दिया था, और अब वो पहले से ज़्यादा खुश भी होती है, जैसे कि उसकी लाइफ की सारी परेशानी ख़त्म हो चुकी थी। जेन को लगा कि शायद उसकी लाइफ में कोई आ गया होगा जिसकी वजह से वो इतनी खुश रह रही थी। तभी वहाँ पर उनके दोनों साथी भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि पोटी की फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी और वो किसी खाली बैठने वाले इंसान की होती है। फिर वे उसी लड़के के पास जाते हैं, लेकिन ये वो लड़का नहीं होता जिसने उन लोगों को किडनैप किया था। किम डैन उस लड़के से पूछती है कि क्या उसने यहाँ पर किसी लड़की का किडनैप होते हुए देखा है। पहले तो वो बहुत डर जाता है। फिर किम डैन से कहता है कि यहाँ पर एक राक्षस रहता है और वो एक लड़की को यहाँ से उठा कर लेकर चला गया था। पुलिस एजेंसी में जूहामिन भी पहुँच जाता है ये पता करने के लिए कि आखिर आह्युन और बाकी की लड़कियों के केस में क्या चल रहा था, उनकी इन्वेस्टिगेशन कितनी आगे बढ़ी थी। उधर जेन अपने बेघर साथियों से उस लड़की की डायरी में लिखी हुई बातों को दोहराता है ताकि वो ये जान सके कि आखिर उसकी लाइफ में अचानक इतना बदलाव क्यों आ गया था। तभी उनका एक बेघर साथी जो कि एस्ट्रोलॉजर होता है वो उससे कहता है कि ज़रूर उसे कोई गुरु मिल गया होगा, और इस बात पर किम डैन और उसके साथियों को पता चलता है कि वे तीनों लड़कियां चुनिन चर्च में जाया करती थी। इसके बाद जेन और किम डैन चुनिन चर्च जाते हैं। वो उम्मीद से ज़्यादा बड़ा होता है और खूबसूरत भी होता है, क्योंकि उसके पीछे कई पॉलिटिकल पावर थी जिन्होंने उस चर्च को इतना बड़ा और खूबसूरत बनाने में पैसा लगाया था। किम डैन वहाँ के पास्टर से उन गायब हुई लड़कियों के बारे में पूछती है कि क्या वे उन्हें जानते थे, लेकिन पास्टर मना कर देते हैं कि वो उनमें से किसी को नहीं जानता, क्योंकि वहाँ पर लाखों की तादाद में उनके भक्त आते हैं और ऐसे में सबको याद रखना मुश्किल होता है। पास्टर उसके हाथ में बंधी घंटी को देखकर कहता है कि खुद पर कभी बुरी शक्ति को हावी मत होने देना,
उसे किम डैन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसको पहले से जानता हो। जब किम डैन बाहर आती है तभी वो एक लड़के की झलक देखती है और वह अपने चेहरे को ऐसे ही कर रहा था जैसे हांग सांगू करता है। उन्हें वहाँ के एक आदमी से पता चलता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक लड़का आया था जो कि बेघर होता है और उसके चेहरे पर काफ़ी निशान भी थे। उसका काम उन लोगों को चुनिन चर्च में लेकर आना होता है जो बहुत दूर रहते हैं। उसकी बातों से किम डैन समझ जाती है कि वो बेघर इंसान और कोई नहीं बल्कि हांग सांगू होता है। फिर वे दोनों चुनिन चर्च की उसी गाड़ी का पीछा करते हैं जो उनके सामने से निकली थी, लेकिन उसमें हांग सांगू नहीं होता। वो चर्च के ही स्पेयर रूम में रह रहा था। जब तक वे दोनों उस रूम में पहुंचते हैं हांग सांगू वहां से भाग चुका था और ये न्यूज़ मीडिया के अंदर भी आ चुकी थी। उस न्यूज़ को देखकर आह्योन किम डैन को अपने पास बुलाती है। वो उनसे कहती है कि उसका किडनैप हांग सांगू ने ही किया था। उस समय आह्योन को लगा कि उसने उसका किडनैप पैसों के लिए किया होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसने वहाँ पर उसी आखिरी लड़की को भी देखा था जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। आह्योन उनसे कहती है कि हांग सांगू ने उसको चाकू मारा था और वो उसके पैर में उसे घुमा भी रहा था। तभी उसने उसका पैर पकड़ लिया और आह्योन को वहाँ से भागने के लिए कहा और आह्योन अपनी जान बचा के वहाँ से भाग भी गई थी। इसके बाद जेन आह्योन की ड्रेस पर मिले खून की फोरेंसिक रिपोर्ट को देखता है और खुद उसकी ड्रेस पर लगे हुए खून को एग्जामिन करता है। वो अपनी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले से समझ जाता है कि जो भी आह्योन ने कहा था वो सब झूठ होता है। उस लड़की को चाकू हांग सांगू ने नहीं बल्कि आह्योन ने खुद मारा था। जेन उससे कहता है कि अगर वो लड़की मर गई होगी तो तुम्हें अरेस्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता और तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस भी चलेगा। फिर आह्योन उन्हें बता देती है कि हांग सांगू ने उसे किडनैप करके कहाँ पर रखा हुआ था। फिर वे दोनों उसी जगह पर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन किम डैन उसके साथ में नहीं जाती। जब उसकी घंटी बजी थी तो उसने देख लिया था कि हांग सांगू उस जगह पर नहीं मिलेगा। जेन जल्दी में भागता हुआ उसी जगह पहुंच जाता है और उसे वहां पर वही लड़की मिलती है जो अभी जिंदा भी थी, लेकिन उसे वहां पर हांग सांगू कहीं भी नहीं मिलता। उधर किम डैन उसी लड़की के घर पहुंच जाती है और हांग सांगू वहीं पर छुपा हुआ था। वो वहां पर रखी हुई एक लाइट को जलाती है और उससे वही रोशनी होती है जो उसने तब देखी थी जब जैन खुद को गोली मारता है। तभी जैन किम डैन को फ़ोन करके उससे पूछता है कि वो अभी कहाँ पर है, लेकिन किम डैन उसे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती कि जैन हांग सांगू को मारे। और तभी हांग सांगू किम डैन को पकड़ के बेहोश कर देता है। जब वो होश में आती है तो हांग सांगू ने उसके गले में वही केबल वायर बांध रखी थी जिससे उसने पहले वाली लड़की को मारा था। हांग सांगू उसके सामने एक कहानी बोलता है जिसपे बचपन में वे सब बहुत हंसा करते थे, लेकिन किम डैन को तो बचपन की कोई भी याद नहीं होती, इसलिए वो हांग सांगू की इस कहानी को समझ नहीं पाती और ना ही उसको हंसी आती है। तभी वो याद करता है कि जब वे सब गेट्स ऑफ हेवन में रहा करते थे उस समय बैकडोग्यू कोई भी काम ठीक से ना करने की वजह से हांग सांगू को बहुत मारता था, यहाँ तक कि खाने के लिए बच्चों को एक दूसरे से लड़ने के लिए भी कहता था। बैकडोग्यू से अपना बदला लेने के लिए उसने आह्योन को किडनैप किया था और हांग सांगू के कहने पर ही आह्योन ने उस लड़की को चाकू मारा था। वो किम डैन से कहता है कि हम तीनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे एक दूसरे को कभी नहीं भूलेंगे और किम डैन ने उसको भुला दिया था। तभी उसके दिमाग में बचपन की एक झलक आती है जिसमें वे तीनों साथ में होते हैं, लेकिन किम डैन को हांग सांगू का वो नाम याद नहीं होता जो उन्होंने एक दूसरे का रखा हुआ था। वो किम डैन से कहता है कि अगर वे लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए तो वो उसको बचा लेगा और हांग सांगू उसे ब्योल के नाम से बुलाता है। तभी जिस टेबल पर किम डैन खड़ी हुई थी वो उसे पीछे कर देता है और किम डैन लटक जाती है, लेकिन उसी वक्त जेन भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो किम डैन को पकड़ने वाला होता है हांग सांगू उसके ऊपर हमला कर देता है और जेन उसी की बंदूक से किम डैन के गले में बंधी हुई केबल वायर के ऊपर शूट करके उसे बचा लेता है। जैसे ही किम डैन को होश आता है तो वो देखती है कि जेन ने हांग सांगू के ऊपर बंदूक तान रखी थी, लेकिन उसे अपने किए का कोई भी अफसोस नहीं होता
और उसे तो ये भी नहीं मालूम था कि जिस लड़के को उसने मारा था वो जेन की बहन थी। किमडैन जेन को हांग संग को मारने के लिए मना करती है और तभी वहाँ पर और भी पुलिस ऑफिसर पहुँच जाते हैं, लेकिन जेन हांग संग को नहीं छोड़ता। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने उसकी बहन को बेवजह ही मार दिया था। वो सिर्फ पुलिस वालों से 5 मिनट मांगता है ताकि वो ये जान सके कि उसने सुइन को क्यों मारा था, और अगर पुलिस वालों ने उसे 5 मिनट नहीं दिए तो वो हांग सांगू को और अपने आप को दोनों को मार देगा। जैसे ही हांग सांगू उससे बंदूक छीनने वाला होता है तभी किमडैन उसे रोकती है और इसमें उसे ही गोली लग जाती है। वो जेइन से कहती है कि मैंने तुम्हें बचा ही लिया, और पुलिस ऑफिसर भी हांग सांगू को अरेस्ट कर लेते हैं। जब किमडैन को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसे गोली छू कर निकली थी। जेन भी उसके साथ में होता है क्योंकि उसे किमडैन की फिक्र होने लगी थी, लेकिन वो दिखाता ऐसे है कि जैसे उसे किमडैन की कोई परवाह ना हो। अब क्योंकि किमडैन ने उसकी जान बचाई थी तो जेन उससे कहता है कि वो उसका ये एहसान किस्तों में उतार देगा। फिर जेन जब हांग सांगू से मिलने पुलिस एजेंसी में जाता है तो वो उससे पूछता है कि उसने उसकी बहन को क्यों मारा था, जबकि वो तो उसको जानता भी नहीं था। हांग सांगू उससे कहता है कि जो इंसान आस्था में विश्वास नहीं रखते उनके साथ ऐसा ही होता है। उसे भगवान ने कहा था मारने के लिए और उसने उसे मार दिया था। तब जेन उससे पूछता है कि उसे उसके घर का एड्रेस कहाँ से मिला, लेकिन हांग सांगू इस बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वो समझ जाता है कि इसके पीछे और कोई भी है जो हांग सांगू से खून करवाता है, और ये सच भी होता है क्योंकि बाद में हांग सांगू से मिलने और कोई भी आता है, लेकिन उसका चेहरा यहाँ पर नहीं दिखाते। नेक्स्ट डे आयोन को भी पूछताछ के लिए पुलिस एजेंसी में बुलाया जाता है। वे उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ही उस लड़की को चाकू मारा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। और जिस मेडिकल वाली लड़की को उन्होंने बचाया था उसकी सर्जरी हुई थी जिसकी वजह से वो बेहोश होती है, इसलिए उन्हें आयोन से ही सब कुछ कबूल करवाना होता है। वो उससे कहती है कि उसने उस लड़की को चाकू नहीं मारा था बल्कि हांग सांगू ने मारा था, और वो ये भी कहती है कि अगर हांग सांगू चुप रहे, अपना मुंह ना खोले, तो आयोन के खिलाफ कोई भी केस नहीं बन सकता। लेकिन ये बात वो पुलिस ऑफिसर नहीं समझ पाता कि आखिर ये क्या कहना चाह रही है। जब जेन और किमडैन हांग सांगू से मिलने जाते हैं तो वहाँ पर वो नहीं होता। वहाँ के स्टाफ के हिसाब से प्रोसिक्यूटर ने इस केस को अपने हाथ में ले लिया था, इसलिए पुलिस वाले उसे कहीं और लेकर जा रहे थे। जेन समझ जाता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। वे दोनों भी उसी रास्ते पर जाते हैं जिस रास्ते से हांग सांगू को ले जाया जा रहा था। उसके मुंह में हथकड़ी खोलने के लिए एक पिन होती है और वो अपनी हथकड़ी खोल लेता है और वो अपने बचाव में उस गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार देता है। जब गाड़ी रुकती है तो हांग सांगू एक पुलिस वाले के ऊपर बंदूक तान लेता है ताकि कोई भी उसे गोली ना मार सके। जेन और किमडैन भी वहां पहुंच जाते हैं। जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर पीछे से आके हांग सांगू गन छीनता है तभी एक पुलिस ऑफिसर उसे गोली मारना शुरू कर देता है। जेन उससे कहता है कि तुम ऐसे ही नहीं मर सकते। वो उससे पूछता है कि उसे सुइन को मारने के लिए किसने ऑर्डर दिया था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। हांग सांगू किमडैन की तरफ इशारा करके कहता है कि ब्योल, मेरा नाम कभी मत भूलना। और किमडैन जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है उसके हाथ में बंधी घंटी बजना शुरू हो जाती है। तब वो याद करती है कि उसका नाम अपोलो है और वो उससे कहता है कि पोपोय इंतजार कर रहा होगा, और तभी वो मर जाता है। हांग सांगू के मरने के बाद आयोन के केस के प्रोसिक्यूटर जू हामिन ने उसका अरेस्ट वारंट कैंसिल करवा दिया था और जो ब्लड उसकी ड्रेस पर मिला था उसे भी एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आयोन को बचाने के लिए जू हामिन ने हांग सांगू को जानबूझकर मरवाया था, लेकिन उसे उसके मरने का काफ़ी दुख भी होता है। उधर किमडैन फिर से कुछ देखती है। वो जेन से कहती है कि उसने उसकी बहन की मौत के पल को देखा था और वो तुम्हें कुछ बताना भी चाह रही थी। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड की वीडियो में। थैंक यू।